दैनिक सवेरा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीरज पाली। इस समय हम मौजूद हैं ऊना में, जहां पर हम बातचीत करेंगे हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी से। सर, सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सत्ता में तो आप हैं नहीं यहाँ हिमाचल में, तो आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी जब से विपक्ष में है हिमाचल प्रदेश में, हमने शुरू में ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो गलतियां हैं उनको जनता के सामने उजागर करने की रणनीति बनाई थी। और उसी कड़ी में 4 साल में हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, उस सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश में एक माफिया राज खड़ा किया है। हिमाचल में हम ये कह सकते हैं आज की तिथि में शायद पहली बार हुआ है कि सरकार को नेता नहीं चला रहे हैं बल्कि माफिया के लोग चला रहे हैं। वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी विभाग हो, हर जिला में, प्रदेश में लोग इस बात से त्रस्त हैं कि प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि अपने कर्तव्यों से दूर जा रहे हैं। लीडर्स जनता की सुनते नहीं हैं और माफिया लोग डिसीजन लेते हैं और वही विषयों को लागू करते हैं। तो उसके विरोध में बीजेपी ने समय समय पर आंदोलन भी किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सरकार के भ्रष्टाचार को और माफिया राज को उजागर भी किया जनता के सामने। तो मैं ये मान करके चलता हूँ, जो सरकार का अंतिम वर्ष चल रहा है, जब भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी। सर, जिस तरह से हमने पहले अनुराग ठाकुर जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी यही शब्द यूज़ किए, माफिया राज। तो ये क्या आपका भी आने वाले चुनाव में पेट डायलॉग है, या वाकई में इस तरह की कुछ स्थिति यहाँ पर है? इसको हम जे बाई चांस ही शब्द आया ऐसा नहीं है। जिस शब्द के तथ्य हैं हिमाचल प्रदेश में, आज आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपके ध्यान में आएगा, वो चाहे खनन का क्षेत्र हो, चाहे आपका वन का कटान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में शराब की पॉलिसी में जो बदलाव लाया गया है, शराब माफिया को आगे बढ़ाया गया है। और हिमाचल प्रदेश में यानी आज आम समाज की नहीं सुनी जा रही है, आम जनता की नहीं सुनी जा रही है, बल्कि कुछ चंद लोग बैठ कर के निर्णय लेते हैं और निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार आगे बढ़ती है। और सरकार को जब हम लोग कुछ गलत भ्रष्ट ऑफिसर्स और नेताओं की बात बताते हैं तो उसको मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट देते हैं विदाउट एनी इंक्वायरी। वो आश्वासन तक भी नहीं देते हैं कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा, अगर तथ्य सामने आएंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। तो उसके कारण आज हिमाचल प्रदेश में पहली बार लोगों को तो आइडिया भी नहीं रहता था माफिया होता क्या है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी स्वच्छ राजनीति रही है। कांग्रेस ने भी अनेकों बार शासन किया, हमने कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि ऐसा रहता ही नहीं था। बीजेपी के अनेकों बार सरकारें आई हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि शुरू से ही एक माफिया के आगे घुटने टेकने वाली सरकार है। और दुर्भाग्य ये भी है कि सरकार ठीक चले भी कैसे जब सरकार का मुखिया ही स्वयं भ्रष्टाचार में फंसा हो, जिससे सीबीआई इंक्वायरी कर रही हो, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा हो। ऐसे प्रदेश के आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि मुख्यमंत्री जी को रिजाइन दे करके उन केसेस में अगर अपने आप को वो निर्दोष साबित करते हैं तो दोबारा गद्दी के ऊपर बैठना चाहिए, अन्यथा हिमाचल प्रदेश का शासन बिगड़ेगा। और वही हुआ, 4 साल में हिमाचल का शासन घोषणाओं का सरकार होकर के रह गई, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार रहेगी। अपनी पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करना और विपक्ष को प्रताड़ित करना ये सरकार का मुख्य एजेंडा है। तो सर, विपक्ष कहीं ना कहीं फेल नहीं हुआ है आपको लगता है? विपक्ष ने क्या भूमिका अदा की है फिर इस पूरे मामले को लेकर? अगर इतनी जहां ज़्यादा माफिया राज चल रहा है तो विपक्ष की क्या अहमियत रहेगी? विपक्ष ने इन मुद्दों को उठाया और उसका परिणाम लोकसभा के चुनावों के दिनों में हमारे सामने आया। स्वयं हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये शायद मुझे लगता है पूरे देश में भी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी ही लोकसभा का चुनाव हार गई। चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की झोली में लोकसभा की पहली बार गई। और उसके साथ साथ यानी जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी चुनाव हार गई और बड़े मार्जिन से सब लोग कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव हारे। तो भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था कि इस तरह की जुल्म वाली सरकार के विरोध में भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमें 4 सीटें दी। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं पड़ा तो हिमाचल प्रदेश में 53.83% वोट हमें पड़ा और चारों की चारों सीटें हमने जीती। तो भाजपा के जिसको कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, नेताओं की जिसको कह सकते हैं एकरूपता के कारण, नेताओं के मेहनत के कारण हिमाचल प्रदेश में आज हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि जब भी कांग्रेस सरकार चुनाव की घोषणा करे
बीजेपी हमेशा तैयार है। और हम जो दावे के साथ कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 50+ का हमने नारा दिया है उसको हम लोग अचीव करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता नोटबंदी की वजह से जो जनता है काफ़ी हताहत हुई है, काफ़ी परेशान हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लोकसभा में जो परिणाम देखने को मिले हैं वो विधानसभा में ना मिले? जिस समय चुनाव होते हैं तो उस समय कोई एक मुद्दे के कारण जीत हार नहीं होती है। और जो नोटबंदी का मुद्दा है ये तो हमारे समर्थन का जनता ने 90% जनता ने इसको समर्थन दिया है। लेकिन ब्लैक मनी तो नहीं निकली ना। उसके कारण छोटी मोटी बातें लोगों को दिक्कत आई होगी। बहुत से जो लोगों की चारपाइयों में पैसे पड़े थे, लोगों के बाथरूम में पैसे पड़े थे, आज भी सोने पकड़ा जा रहा है लोगों के पास। सख्ती हुई है और लोगों का माइंड सेटअप बना है कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है, जिसके कारण आज मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस तरह की दोबारा गलती करेगा कि अपने घरों में नोटों के ढेर लगा करके रखे। नोटबंदी को जनता ने दिक्कत होने के बावजूद भी समर्थन किया है। और हम तो ये कह सकते हैं कि इस देश में चंद लोगों ने पूरी आर्थिक व्यवस्था को अपने जकड़न में ले लिया था। और मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद अनेकों ऐसे निर्णय लिए, वो चाहे एसआईटी के गठन का निर्णय हो जो पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में मोदी जी ने निर्णय लिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार 3 साल सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा कि आप एसआईटी का गठन करो काले धन के विरोध में। उन्होंने 3 साल नहीं किया और मोदी जी ने पहली कैबिनेट में लिया। इसी तरह से अनेकों देशों के साथ समझौते ऐसे हुए जो हमें जानकारियाँ देंगे कि उनके देश में अगर हमारे देश के लोगों का काला धन है तो वो कितना है और किसका है और कैसे वापस आ सकता है। ऐसे लगभग 12 डिसीजंस नेशनल लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मोदी जी ने लिया। उसमें से एक डिसीजन नोटबंदी का भी है। तो इस डिसीजन को लोगों ने दिल से स्वीकार किया है। मैं तो प्रदेश की जनता का और देश की जनता का, और अब पार्टी पॉलिटिक्स उठ करके जो आम जनता ने इसका समर्थन किया है उसके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने भी धन्यवाद किया है कि 135 करोड़ लोगों ने एकजुटता में परिचय दिया। और बहुत से लोगों ने भड़काने की कोशिश दी, वो चाहे केजरीवाल थे चाहे ममता बनर्जी थी, उन्हीं के विरोध में नारे लगे जब वो लाइनों के बीच लोगों ने कहा दिक्कत जरूर है लेकिन हम देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। तो इसलिए इसका नेगेटिव नहीं पड़ेगा, इसका पॉजिटिव ही भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसका नेगेटिव नहीं है। लोग आज चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाला कोई व्यक्ति चाहिए और उनको नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है तो लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से आप 50+ सीटों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बीजेपी में भी अंदरूनी जो कला है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है। जिस तरह से जेपी नड्डा के जो समर्थक हैं, धूमल साहब के जो समर्थक हैं, वो अलग अलग पार्टी लाइन से हटकर जो बातें करते हैं, तो इन चीज़ों को आप किस तरह से संजो के रखेंगे? हिमाचल में बीजेपी एक रूप होकर के चलेगी, इकट्ठी होकर के चलेगी। सभी नेता मंच पे इकट्ठा चलेंगे और जो भी केंद्र का निर्णय होगा उसको भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी। हिमाचल में वरिष्ठ नेता बहुत समझदार हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह 4 सालों में सब लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है, इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ी है, उसी तरह की लड़ाई वो आने वाले विधानसभा के चुनावों में भी लड़ेंगे। अगर हम बात करें यहाँ के जो मौजूदा मंत्री हैं, ऊना के पास एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, मुकेश अग्निहोत्री जी, तो जनता कह रही है कि उन्होंने तो बहुत विकास किया है, लेकिन उसके बावजूद आपकी सरकार है केंद्र में, लेकिन उसके बावजूद भी सतपाल सत्ती जी ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। जिस तरह विकास क्या होता है जो जनता को भी समझ में नहीं होता है और कौन सी जनता बोल रही है। आज उस विधानसभा में लोग तड़फ रहे हैं कि लोगों के बच्चे आज हेरोइन खा करके मर रहे हैं। वहाँ के जितने भी प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मैं उनके नाम गिना सकता हूँ, वो सब लोग आज रेत माफिया के रूम में लोगों के सामने हैं। जिनके पास कल साइकिल पर चलने के लिए पैसा नहीं होता था, वो आज 25-25 लाख की गाड़ियाँ लेकर के घूम रहे हैं। वो सब लोग, इस तरह का माफिया वहाँ पर खड़ा हो गया है कि जो डेवलपमेंट का काम 1 करोड़ रुपये में हो सकता तो वो 5-5 करोड़ रुपये में उसके बिल बन रहे हैं। जो 10 रुपये का काम था उसका 100-100 रुपया वहाँ पर खर्चा हो रहा है। ऐसा ही पूरे प्रदेश में है, सिर्फ हरोली विधानसभा की नहीं मैं बात करता, पूरे प्रदेश में जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी विधानसभाओं के मंत्री होकर के रह गए। मंत्री पूरी स्टेट का होता है, विधानसभा का नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर पूरी स्टेट का होता है। उसके नाते सरकार का ये काम हो गया है कि अपने क्षेत्र में काम करो, जहाँ विरोधी लोग हैं उनके काम को बीच में रोक दो। हमारी विधानसभा में अनेकों ऐसे काम हैं जो प्रोफेसर धूमल जी के टाइम पर शुरू हुए थे, लेकिन उसके बाद उनको बजट ही नहीं आया, बीच में अटक गए। कुछ ऐसे काम है कि जिनके एस्टिमेट्स बने थे, डीपीआर्स बनी थी, फाइनल होनी थी,
पैसा मंजूर होना था, उन पे गौर ही नहीं किया गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और इसी तरह से माफिया अब पूरे प्रदेश में निकल रहा है। उन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और विकास की अवधारणा सब लोग जानते हैं, विकास क्या होता है। विकास ईमानदारी से किया जाता है, उसी को विकास कहते हैं। अपने घर भरने को विकास नहीं कहा जाता। तो आपका मानना है कि मुकेश अग्निहोत्री जो हैं वो ड्रग माफिया को शरण देते हैं? पूरी सरकार ड्रग माफिया को शरण दे रही है। ये कह कर के आदमी बच नहीं सकता है कि ये बॉर्डर एरिया से आ रहे हैं। बॉर्डर एरिया तो पौंटा साहब भी बॉर्डर एरिया में ही है, नूरपुर भी बॉर्डर एरिया में ही है, इंदौरा भी बॉर्डर एरिया में ही है, गगरेट भी बॉर्डर एरिया में ही है, और मैं भी बॉर्डर एरिया पे बैठा हूँ। तो उसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ड्रग माफिया क्यों सक्रिय है। और अब वहाँ से जो लोग हमारी विधानसभा के अंदर पकड़े गए, वो भी अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ध्यान में आया कि उसी विधानसभा के लोग, पीछे मेरे एरिया में अरन्याड़ा गांव में लड़का पकड़ा गया, वो यूथ कांग्रेस का वहाँ पर प्रतिनिधि है। तो वो जहाँ पर पकड़ा गया ड्रग के साथ, ऐसे अनेकों लोग और हैं। तो इसलिए सब लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है। उसके नाते आने वाला समय पर कांग्रेस सरकार को इसका जवाब मिलेगा। सर, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस तरह से पंजाब में उन्होंने चुनाव लड़ा है, अब गोवा, हिमाचल और बाकी प्रदेशों में वो जाने की बात कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डर है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और स्वागत है उनका। वो हिमाचल में आएँ, अपना विचार रखें, अपना विषय रखें। और जिस तरह से उन्होंने लोगों को दिल्ली में बरगलाया, जब पंजाब में बरगला रहे हैं, इस तरह हिमाचल में बरगलाएंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे। तथ्यों के ऊपर वो बात करें तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपना अधिकार है, वो आदमी काम करे। आम आदमी पार्टी भी इसी देश के लोगों की पार्टी है, लेकिन जिस तरह की शैली उन्होंने अपनाई है पूरे देश में, अपने से बड़ों लोगों के बारे में किस तरह बोलना है, समाज में किस तरह से मंचों के ऊपर, तो पहले ही जिसको कह सकते हैं कि बिलो बेल्ट काम करने वाले बहुत से लोग थे इस देश में, मुलायम, मायावती, लालू, ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज केस भुगत करके बाहर आ चुके हैं, या जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेकों केस हैं। ये एक नई पार्टी आ गई है जिस पर लोगों को उम्मीद थी कि ये पार्टी आएगी, और हमें भी लगता था कि बीजेपी जैसी है कोई ईमानदार लोगों की पार्टी आई है, तथ्यों पे बात करने वाली पार्टी आई है। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली में 67 सीटें जीत करके 13 एमएलए उनके 1.5 साल में जेल में जा करके आ गए हैं। इसी तरह से पंजाब में आप लोग बता रहे हैं कि किस तरह से काम किया। अच्छी बात है, उन्होंने काम किया, कुछ मुद्दे उठाए होंगे, लेकिन हम जिस बात के विरोध में बोलते हैं वो बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। ड्रग के विरोध में बोलना और ड्रग पी करके बोलना, शराब के विरोध में बोलना और नशे में बोलना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो तथ्यों के ऊपर आएँ, काम करें, अच्छी बात है। जनता जिसको सत्ता सौंपेगी वो सरकार चलाएगा। लोकतंत्र की खूबी है कि जो जनता को पसंद आता है जनता वो ही करती है। सर, हालांकि अब जो यहाँ पर चुनाव है उसको काफ़ी लंबा समय भी बचा हुआ है चुनाव होने के लिए, लेकिन कौन से बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी? हिमाचल में 2-3 तरह की बातें प्रमुख रूप से जनता के ध्यान में हम लाएंगे। एक तो जब से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बने हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। बल्कि तो वो पूरे देश में ही बोलते हैं कि सारे प्रदेश मजबूत होंगे तो देश अपने आप मजबूत होगा। वो किसी को विपक्ष और सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्रियों में कोई अंतर नहीं करते हैं, और गलत किसी को पैसा भी नहीं देते हैं, उसका हिसाब चाहिए पूरा। तो उसके नाते हिमाचल में कहीं ना कहीं जनता को जो लग रहा है, अगर बीजेपी आज होती तो मोदी जी के कारण हिमाचल में बहुत सी डेवलपमेंट हो सकती थी। अनेकों प्रोजेक्ट्स आए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पैसा 4 साल से पड़ा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इन्होंने राजनीति में उलझा करके रख दिया। स्मार्ट सिटी का पैसा आए हुए 2.25 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक शिलान्यास की तैयारी तक नहीं हो रही है। 169 करोड़ के लगभग उसका पैसा आ चुका है। एम्स की घोषणा हो चुकी है, लेकिन प्रदेश की सरकार ज़मीन नहीं दे पा रही है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार ज़मीन नहीं दे पा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है, लेकिन उसके लिए ज़मीन के पूरे डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिए जा रहे हैं कि आप लोग इसका शिलान्यास कर सकते हैं, बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। 3 मेडिकल कॉलेज है, उसमें से 1 शुरू हुआ है, 2 के पैसे हेल्थ मिनिस्ट्री से आ चुके हैं। ट्रॉमा सेंटर्स के पैसे आ चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर डायलिसिस का व्यवस्था होनी है पूरे देश में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन आज तक उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार 61 नेशनल हाईवे नितिन गडकरी जी ने दिए हैं, उनकी DPRs तक नहीं बन रही है, अभी तक एस्टीमेट नहीं बन रहे हैं। वो पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन इनके पास समय ही नहीं है। तो इसलिए ये एक तो विकास का मुद्दा हिमाचल में रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो इन सब प्रोजेक्ट्स को हम एकदम लागू करेंगे, और इन सब प्रोजेक्ट्स के सिवाय भी हिमाचल प्रदेश को और बहुत कुछ नरेंद्र मोदी जी से लाएंगे। दूसरा विषय है हिमाचल प्रदेश में
चंद लोगों के हाथ में सरकार चल रही है। एक दो मंत्रियों की सुनी जाती है और अब तो कई बार ऐसा भी लगता है कि मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि से जैसे बयान बार बार बदलते हैं, तो मुझे लगता है उनकी भी पकड़ प्रशासन के ऊपर नहीं रही है। और लोक लुभावने नारे दे करके जो सरकार चलाई जा रही है, एक दूसरी राजधानी बना देंगे, हर गांव में स्कूल खोल देंगे, 40 तहसीलदार की पोस्टें खाली हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार की, और 25-28 नए दफ्तर उसके लिए और क्रिएट कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जिस प्रदेश में 30-35-40 लोग ऑफिसर्स पोस्ट पर ही नहीं होंगे, वह नई पोस्ट क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, नए दफ्तर खोलने की क्या ज़रूरत है। जगह जगह पर यानी जिसको हम कह सकते हैं कि अराजकता का माहौल है। आदमी स्कूल मांगता है 8वीं का, मिलता उसको +2 का, +2 की बात होती है मिलता उसको कॉलेज है, कॉलेज की बात होती है वहाँ पॉलिटेक्निक की घोषणा हो जाती है, लोग नायब तहसीलदार का पद मांगते हैं वहाँ SDM की घोषणा हो जाती है। तो यानी हिमाचल प्रदेश को अराजकता की ओर ले जाया जा रहा है और कांग्रेस ये मान करके चल रही है शायद कि हम सरकार में कांग्रेस नहीं आएगी, इसलिए आने वाले आदमी के लिए मुसीबत हो जाएगी, ये वो कैसे चलाएगा। लेकिन हम तथ्यों के आधार पर ही सब काम करने वाली पार्टी के लोग हैं और हम उसी तथ्यों के आधार पर काम करेंगे। प्रदेश भी आज जानता है कि लोग लुभावने नारे दे करके अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो कि जनता के सामने सारी बातें हैं। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आपके कई MLA जो है वो हारे हैं, तो क्या पार्टी उनको भी टिकट देगी? जिस समय टिकट का वितरण होता है तो जीते हुए में से भी हारे हुए में से भी सब लोगों का विश्लेषण होता है और विश्लेषण में एक टीम बैठती है जो प्रदेश की चुनाव समिति रहती है, बाकी लोगों से भी फीडबैक लिया जाता है। आप जैसे जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग जो काम करता है, जिनके पास उसका फीडबैक होता है, उनसे भी हमारी कोशिश रहती है कि कुछ तथ्यों की जानकारी ली जाए और उसके बाद ही हम लोग टिकट का वितरण करते हैं। तो हारे जीते कोई भी व्यक्ति हों, हर सीट के ऊपर विस्तृत चर्चा करके ही भारतीय जनता पार्टी टिकट बांटेगी और पहले भी बांटती रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले लोगों को ही टिकट देगी और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ये थे सतपाल सत्ती जी, जिनको पूर्ण विश्वास है कि इस बार अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर आएगी। कैमरामैन वीरेंद्र मेहरा के साथ मैं नीरज बाली, दैनिक सवेरा TV, ऊना।